अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का एक चैप्टर बायोकेमिस्ट्री हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें हमने न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक जो था वो डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, और उसमें हमने न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो हमने देखा था कि न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो दो तरह का होता है, एक होते हैं डीएनए और दूसरा होते हैं आरएनए। डीएनए जो होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, ये एक लेडर लाइक होता है, लेकिन ये जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं एक दूसरे के इर्द गिर्द क्या होते हैं ट्विस्ट कर जाते हैं और एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं ये बना लेते हैं। इसके अंदर हमने कहा था कि जो बैकबोन होता है न्यूक्लिक एसिड का वो शुगर और फॉस्फेट जो होते हैं वो बनाते हैं, और ये जो नाइट्रोजनियस बेसेस होती हैं ये क्या करती हैं एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़ जाती हैं, जिसमें से हमने कहा था कि जो एडेनिन और थायमीन है उनके दरमियान डबल बॉन्ड होता है और जो गुआनिन और साइटोसिन है उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। सो ये चीज़ कल हमने डिस्कस की थी। हमने एक न्यूक्लियोटाइड को डिस्कस किया, तो हमने कहा था कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है एक स्मॉल यूनिट होता है इस न्यूक्लिक एसिड डीएनए या फिर आरएनए का, और उसको सिंपली अगर उसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर उसका कुछ इस तरह से होता है। एक शुगर होता है, ठीक है, राइबोस शुगर जिसको हम कहते हैं, उसमें से फर्स्ट कार्बन के ऊपर नाइट्रोजनियस बेसेस अटैच्ड होते हैं और ये जो फिफ्थ कार्बन होता है उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जो होते हैं अटैच होता है, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये एक न्यूक्लिक एसिड या डीएनए या फिर आरएनए के अंदर मौजूद हो सकते हैं, और ये जिस सीक्वेंस के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ना, इस सीक्वेंस को यही सीक्वेंस के फॉर्म में डीएनए के अंदर क्या होती है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। सो आज देखते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के फंक्शंस क्या क्या है। सबसे पहला फंक्शंस तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हमारी हाइट है, हमारी आई कलर है, हमारे बालों का कलर है, हमारे स्किन कलर है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ मौजूद होती है, वो न्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए के अंदर मौजूद होती है। सो डीएनए जो है एज ए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये क्या करता है, ये डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करता है, इसी तरह उसको ट्रांसमिट भी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। आपको याद होगा हमने क्लास 9th में एक डिवीजन ऑफ सेल्स पढ़ी थी, या सेल डिवीजन आप लोगों ने पढ़ी थी, उसमें आप लोगों ने माइटोसिस पढ़ा था। माइटोसिस में जैसे आप स्किन सेल को समझ लें, हमारे जो स्किन के सेल्स हैं ना, फॉर एग्जांपल वो क्या है, उसके अंदर डीएनए जो है ये एक इस तरह से एक डीएनए मौजूद है, तो ये स्किन सेल्स जो थी क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और इसके दो सेल्स बन जाते हैं। तो जितना डीएनए इनके पास है, ठीक है, जो उसके अंदर नाइट्रोजनियस बेसिस हैं, जिस अंदाज से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं उसी अंदाज से इन दोनों सेल्स के अंदर भी मौजूद होंगे। ये हमारे स्किन का सेल है, तो वहीं पर ये जो दूसरा सेल है ये भी स्किन सेल है, ठीक है। दोनों के अंदर सिमिलैरिटी, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, हर एक चीज़ इन दोनों की एक जैसी है। तो ये क्या हुआ, ये फर्स्ट जनरेशन थी सेल की, ये क्या हो गई, देखिए डॉटर सेल इसको आप लोगों ने कहा था, या फिर सेकंड जनरेशन की आप लोग ये बात कर रहे हो, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफ़र करने का काम भी डीएनए का होता है। ये तो हमने एक स्किन के सेल की बात की। इसी तरह वेरियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, तो आपने देखा होगा जो ह्यूमन होता है उसके जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने पेरेंट्स से ही रिजेम्बलेंस शो करते हैं, और वो रिजेम्बलेंस किस चीज़ के अंदर मौजूद होती हैं, वो इन्फॉर्मेशन देखिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं, और सेल के अंदर भी न्यूक्लिक एसिड के अंदर मौजूद होती हैं। तो यानी उनके जो पेरेंट्स होते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं उन दोनों के बीच में जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं वो किस वजह से होती है, वो इसी न्यूक्लिक एसिड की वजह से ही होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर और उनके पेरेंट्स के दरमियान उनके अंदर जो दोनों के अंदर जो डीएनए होता है वो तकरीबन सिमिलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम भी किसका है, डीएनए का है। अब यहाँ कहते हैं कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है फॉर सेल्स आर कंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक कोड्स इन द डीएनए मॉलिक्यूल। अब देखें कि जो डीएनए होता है उसके अंदर वेरियस न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती हैं, वो मौजूद होती हैं, और वो जिस अंदाज से एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक कोड बनाते हैं। ये देखें, ये एडेनिन और थायमीन, ये क्या है, ये एडेनिन है, ये थायमीन है, इस तरह ये गुआनिन है, ये साइटोसिन है, ये फिर से एडेनिन है, ये थायमीन है, साइटोसिन है, गुआनिन है। तो ये देखें एक सीक्वेंस है AGAC, तो ये देखें ये मुख्तलिफ इसकी जो सीक्वेंस है ना ये मुख्तलिफ हो सकती हैं, यहाँ पर G की जगह C भी आ सकती है। ये जो सीक्वेंस होते हैं ना इसको हम कोड कहते हैं। तो ये जो ये इस कोड की सूरत में ये इंफॉर्मेशन डीएनए के ऊपर मौजूद होती है, ठीक। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आप लोगों को बताई जाती है कि जो डीएनए होता है ये इंस्ट्रक्ट करता है कि हम किस तरह से एक पार्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि एक डीएनए होता है, ठीक है, ये देखें ये एक डीएनए होता है, और ये डीएनए देखें एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसको ओपन कर लिया है, तो डीएनए क्या करता है, एक मैसेंजर आरएनए जो होता है बना लेता है। मैसेंजर आरएनए यानी आरएनए को हमने क्या कहा था, वो भी एक न्यूक्लिक एसिड है। अब ये क्या करेगा, ये एक मैसेज बनाएगा, एक मैसेज की सूरत में डीएनए क्या करेगा, एक मैसेज भेजेगा, राइबोसोम्स को एक मैसेज भेजेगा
कि वो क्या कर सके, एक पार्टिकुलर प्रोटीन जो है वो बना सके। अब ये वैसे तो आप जानते हैं कि जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम है वो किसका है, सेल के अंदर वो राइबोसोम्स का काम है। और ये राइबोसोम जो है बजाते खुद अपनी मर्जी का प्रोटीन नहीं बना सकता, इसको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, इनको एक तरह से हिदायत मिलती हैं कि किस तरह का प्रोटीन उसने बनाना है। अब ये जो डीएनए होता है ये क्या करता है, एक स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन भेजता है राइबोसोम के कि भाई आपने इस तरह का प्रोटीन बनाना है, तो राइबोसोम उसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन जो होते हैं वो बना लेता है। तो यहाँ पे कहते हैं डीएनए जो होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन कौन से अमीनो एसिड किस अंदाज से जुड़ेंगे, ये सारी जो हिदायत होती है वो कहाँ से जाती है, वो डीएनए के पास जाती है, डीएनए से जाती है, राइबोसोम्स के पास जाती है। अब कहते हैं कि दीज इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज जेनेटिक कोड, और इन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, जेनेटिक कोड का नाम देते हैं। आप लोग को एक जेनेटिक कोड में सिंपली दिखाऊं, देखिए आप लोगों को एक जेनेटिक कोड यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जेनेटिक कोड में ना हमने कहा था कि प्रोटीन के लिए ना अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन्स जो ये बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, हमने ये भी कहा था कि जो आप यहाँ पे देखें कि जो डीएनए होता है उसमें थायमिन की जगह क्या आता है, यूरासिल आता है। तो यहाँ पे जो डीएनए होता है वो आरएनए की सूरत में एक मैसेज भेजती है ना, तो जहाँ पे थायमिन आते हैं ना उसी की जगह यूरासिल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें जो कोड होते हैं ना वो क्या होता है, देखिए यू 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 मीन्स कि यूरासिल यूरासिल यूरासिल। इस तरह अगर किसी मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये 3 यू आएंगे ना तो राइबोसोम्स को पता चल जाएगा कि भाई मुझे फलाना अमीनो एसिड जो है वो लगाना है। हर अमीनो एसिड के लिए ना एक स्पेसिफिक कोड होता है, जैसे यूरासिल यूरासिल एडेनिन है, इसी तरह यूरासिल यूरासिल गवानीन है। ये देखिए साइटोसिन यूरासिल यूरासिल है, साइटोसिन यूरासिल साइटोसिन। तो देखिए यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, ये असल में ये स्पेसिफिक कोड है, ये कोडेड वर्ड जो है ये सेल में कोई और नहीं समझेगा, ये क्या करेगी, प्रोटीन जो राइबोसोम्स होते हैं सिर्फ उसको समझते हैं, उनको पता चल जाते फ़ौरन कि भाई उसने कौन सा अमीनो एसिड अभी लगाना है, ठीक है। ये एक सीक्वेंस चला जाता है जिसमें ये 3 जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक कोड बताते हैं कि भाई आपने ये वाला अमीनो एसिड जो है वो लगाना है, ठीक है। ये आपके लेवल का नहीं है, लेकिन सिंपली आपको बताना था कि जेनेटिक कोड किस चीज़ को कहते हैं। अब उसके बाद कहते हैं ये आरएनए जो होता है वो इस प्रोसेस में उनकी हेल्प करते हैं। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से डीएनए जो होते हैं वो मैसेंजर आरएनए के ज़रिए अपना मैसेज जो होता है वो राइबोसोम्स के पास भेजता है। इसी तरह मैसेंजर आरएनए तो मैसेज लेकर जाता है, दूसरी टाइप होती है ना आरएनए की, उसको हम ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। आप जानते हैं कि प्रोटीन के लिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ना किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है। और अमीनो एसिड कौन लेकर आता है, वो ट्रांसफ़र आरएनए लेकर आता है। इसी तरह दूसरा आरएनए होता है जिसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। राइबोसोमल आरएनए जैसे नाम से ज़ाहिर ही राइबोसोम्स को बनाते हैं, और यही राइबोसोम्स प्रोटीन के सिंथेसिस में उनकी क्या करती हैं, हेल्प करते हैं। अब ये चीज़ तो हमने देख ली कि किस तरह से डीएनए जो होता है एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। तो अब हम बात करेंगे म्यूटेशन की। म्यूटेशन किस चीज़ को कहते हैं, म्यूटेशन जो होता है केमिकल चेंज होता है डीएनए के अंदर, ठीक है। और इसकी वजह से एक रॉन्ग प्रोटीन्स भी बन जाते हैं। जैसे हमने कहा ना एक सीक्वेंस चला जाता है, अगर उस सीक्वेंस में कोई ख़राबी आ जाती है तो प्रोटीन्स गलत बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई बीमारी भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, ये वेरियस अमीनो एसिड जो है ये फॉर एग्जांपल एक गलत अमीनो एसिड अटैच हो गया। अब देखें एक हेमोग्लोबिन जो कि नॉर्मल हेमोग्लोबिन है वो कुछ इस तरह से है, लेकिन अगर गलत अमीनो एसिड अटैच हो गया तो देखें यहाँ पे रॉन्ग प्रोटीन बन गया, रॉन्ग प्रोटीन बन गया जिसकी वजह से रॉन्ग हेमोग्लोबिन देखें ये बन गया, जिसकी वजह से जो हेमोग्लोबिन होता है उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, और इस तरह से एक बीमारी जो होती है वो भी हो सकती है, जैसे इस केस में सिकल सेल एनीमिया हो गया है, ठीक है। तो ये जो म्यूटेशन होता है ये डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक चेंज आ जाता है जिसकी वजह से रॉन्ग प्रोटीन बनने शुरू हो जाते हैं। और ये जो मेजॉरिटी जो चेंजेस होती है डीएनए के अंदर वो तो एंजाइम उसको ठीक कर लेती हैं, कि जो भी प्रॉब्लम है एंजाइम उसको फिर से रीचेक कर लेती है, कोई गलती है तो उसको ठीक कर लेती है। लेकिन अगर एंजाइम जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, मतलब ये जो रिपेयरिंग है ये वो ना कर सके, तो जिसकी वजह से एक कंडीशन आ जाती है जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। अब कहते हैं ये जो म्यूटेशन होती है किस वजह से होती हैं, ये स्पेशलाइज्ड एजेंट की वजह से होती है जिसको हम म्यूटेजन कहते हैं। और ये म्यूटेजन रेडिएशंस भी हो सकती हैं, केमिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो यानी म्यूटेशन जो होती है वो एक तरह का केमिकल चेंज होता है डीएनए के अंदर, इन चीज़ों की वजह से होता है, और इसकी वजह से रॉन्ग प्रोटीन भी बन जाती है जिसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पे आते हैं, कहते हैं आरएनए जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है न्यू प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से आरएनए एक मैसेज लेता है डीएनए से मैसेंजर आरएनए की सूरत में, फिर उसको भेजता है कहाँ पर, राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स फिर इसी मैसेज के अकॉर्डिंग क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड चेन है कि एक न्यूक्लियोटाइड कुछ इस तरह से होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं एक चेन की सूरत में अटैच हो जाती है, तो सिंगल चेन है। फिर दूसरा स्ट्रैंड दूसरे साइड से आ जाता है और एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए के केस में बन जाता है, और सिंगल स्ट्रक्चर जो होता है वो एक सिंगल चेन वो आरएनए की सूरत में होता है, ठीक है। सो ये तो हमने इसके फंक्शंस देख लिए।
अब बात करेंगे कि जो डीएनए और आरएनए होते हैं दोनों में तकरीबन सिमिलर होते हैं, दोनों सिमिलरिटी दोनों में सेम होती है, मतलब दोनों में तकरीबन कुछ स्ट्रक्चर सेम होते हैं, बस जो डीएनए होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए के अंदर 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन जिसको हम ए से ज़ाहिर करते हैं, ग्वानिन जिसको हम जी से ज़ाहिर करते हैं, साइटोसिन जिसको हम सी से ज़ाहिर करते हैं, थायमिन जिसको हम टी से ज़ाहिर करते हैं। लेकिन जो आरएनए होता है उसके अंदर 3 अमीनो एसिड बिल्कुल सेम होते हैं डीएनए की तरह, लेकिन जो आरएनए होता है उसके अंदर थायमिन की जगह क्या होता है, यूरासिल जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो यानी हम कह सकते हैं कि डीएनए के अंदर जो यूरासिल होता है उसकी जगह थायमीन होगा और आरएनए के अंदर थायमीन की जगह यूरासिल आएगा, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर लिया, इसका स्ट्रक्चर जनरल डिस्कस कर लिया। पहला कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन भेजता है, दूसरा कि प्रोटीन सिंथेसिस में भी डीएनए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तीसरा कि जो आरएनए होता है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि उसने क्या करना है, मैसेज लेकर जाना है राइबोसोम्स तक ताकि वो उसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन जो है वो बना सके।